हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर आप लोगों को मिलेंगे। सोशल स्टडीज़, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स। तो आपको इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्लास 9 की सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, जिसका हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि ये आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और आपका इंटरेस्ट बना रहे और छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो जल्दी से कवर हो जाए। तो ये इस वीडियो का आज हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम एनलाइटमेंट टू अपराइजिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये क्यों हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा था, और जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में चलता है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो वहाँ की पब्लिक को होता है, वहाँ के आम लोगों को होता है, क्योंकि उन लोगों के पास खाने पीने को नहीं था। तो क्या हुआ था, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से वहाँ के जो चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ रही थी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। जो वहाँ का किंग था वो बहुत ज़्यादा कर्जे में था। तो काफ़ी सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम एनलाइटमेंट टू अपराइजिंग। अब वहाँ पे लोगों के अंदर एक जागरूकता ये आई कि हम जो है अपने कंट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए, क्योंकि चुप रहना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रांस फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू रिवॉल्यूशनरी upheaval sparked by enlightenment ideas and financial crisis। अब लोगों को लगने लगा कि ये मोनार्की सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। सिस्टम होना चाहिए कि मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होना चाहिए। और लोग क्या करने लगे, लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आने लगे और उन आइडियाज़ को लोग जो है अब फैलाने लगे। देखो, सबसे पहले लोगों ने क्या किया, स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। जब भी किसी भी एक पर्सन के माइंड में आइडिया आता है तो सिर्फ एक पर्सन तो क्रांति ला नहीं सकता। क्रांति लाने के लिए क्या ज़रूरी, क्रांति लाने के लिए ज़रूरी है, रिवॉल्यूशन लाने के लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर साथ में काम करें। तो किया क्या गया, कॉफ़ी हाउसेस एंड सैलून्स, यानी कि जो कॉफ़ी हाउसेस थे, सैलून्स थे, वहाँ पे क्या किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। एनलाइटमेंट फिलोसोफर आइडियाज़, जितने भी फिलोसोफर थे उनके आइडियाज़ वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सोशल गैदरिंग प्लेसेस अक्रॉस फ्रांस। पूरे फ्रांस में देखो होता क्या है, जैसे कॉफ़ी हाउसेस होते हैं या सैलून्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे लोग एक साथ गैदर होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना, जितने भी फिलोसोफर थे उनके आइडियाज़ जो है वो बताए गए। पूरे फ्रांस में इस तरह की चीज़ें चलाई गई। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में छापा गया। revolutionary concept spread through written material often read aloud to illiterate citizens। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब किताबों में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो है ये रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ जो है वो लिखे गए। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे उनको जो है ना, मतलब सुनाया गया पढ़ के। जो लोग इलिटरेट थे उनको सुनाया गया ताकि जागरूकता सबके अंदर आए। पब्लिक डिस्कोर्स ideas reached all social classes through group readings and passionate discussion। और एक पैशनेट डिस्कशन किया गया, आइडियाज़ वगैरह को फैलाया गया, उनको पढ़कर सुनाया गया। अब टैक्स क्राइसिस क्या थे। Louis XVI dilemma, the king planned to impose additional taxes to meet mounting state expenses, generating widespread anger and protest against the privileged system। अब किंग को क्या था, क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो किंग के दिमाग में आइडिया आया, यानी लुई 16 के दिमाग में आया। उसने प्लान किया क्यों ना मैं टैक्सेस को जो है ना और बढ़ा दूँ, क्योंकि जो कंट्री के चलते इतना प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्यूशन ये लगा कि मैं टैक्सेस को बढ़ा देता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, एक प्रिविलेजेस सिस्टम है कि मैं जितना मर्जी टैक्स बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, टैक्सेस बढ़ाने के लिए इसको स्टेट जर्नल का अप्रूवल ज़रूरी था। खाली कोई भी किंग, मतलब इसको मतलब कोई भी किंग
ऐसे टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट जर्नल क्या था। तो द मोनार्क कुडंट इम्पोज टैक्सेस, कोई भी किंग टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकता था बाय विल अलोन, अपने ऊपर, मतलब अकेले नहीं बढ़ा सकता था। ही नीडेड अप्रूवल, उसे एक अप्रूवल की जरूरत होती थी फ्रॉम स्टेट जर्नल, स्टेट जर्नल से। अब स्टेट जर्नल क्या है ये भी देख लेते हैं। स्टेट जर्नल क्या है, व्हाट वाज द स्टेट जर्नल? स्टेट जर्नल था क्या? पॉलिटिकल बॉडी थी ये, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स मेट टू अप्रूवल रॉयल प्रपोजल्स स्पेशली न्यू टैक्सेस। तो क्या होता था, एक ये आपका रिप्रेजेंटेटिव से मतलब मीटिंग की जाती थी कि एक्चुअल में क्या टैक्स बढ़ना चाहिए। कोई भी जब पॉलिसी होती है, देखो कोई भी कंट्री हो, ये आज की बात हो चाहे पुराने टाइम की बात हो, कोई भी कंट्री हो, सिर्फ एक किंग डिसीजन नहीं ले सकता, एक इंसान बहुत बड़ी कंट्री को नहीं चला सकता है, तो पीछे उसके बहुत सारे लोग होते हैं। तो वही था, ये जो स्टेट जनरल था, इसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो क्या करते थे, फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स मेट टू अप्रूव रॉयल प्रपोजल्स स्पेशली न्यू टैक्सेस। तो उसको अप्रूवल लेना जरूरी होता था जितने भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। रॉयल कंट्रोल, only the monarch could decide when to call meetings of this assembly। जो किंग था वो इस चीज़ को बस डिसाइड कर सकता था कि ये मीटिंग कब रखी जाए, मतलब उन लोगों से मीटिंग रखता था, उनके साथ डिस्कशन करता था कि मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूँ, और फिर जो भी रिजल्ट होता था वो किंग को मानना पड़ता था। रोल ऑकरेंस, last convened in 1614, 175 years before the revolutionary crisis। तो ये क्या हुआ था, 175 साल पहले, रिवॉल्यूशनरी क्राइसिस से पहले ये चीज़ हुई थी, मतलब ये मीटिंग हुई थी किसकी, स्टेट जर्नल के बीच। अब आ जाता है मई 5, 1789, द फेटफुल असेंबली। लुई 16 कॉल्ड द स्टेट जनरल टू वर्सलाइज टू पास प्रपोजल। ये इसके महल में अब मीटिंग बुलाता है इस प्रपोजल को पास करने के लिए। किस प्रपोजल को पास करने के लिए? टैक्सेस को जो बढ़ाना चाहता था वो, फॉर न्यू टैक्सेस। ये मीटिंग कब हुई थी? 1614 में हुई थी। अब वो कब जा रहा है? 1789 में जा रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा 175 ईयर्स पहले हुई थी ये मीटिंग। अ डिसीजन दैट वुड रिवॉल्यूशन, उसका ये था कि ये जो चल रहा है, मतलब ये जो कंट्री में चीज़ें चल रही हैं, इसको रोकने के लिए बेटर है कि एक नया प्रपोजल लेकर आया जाए और टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए। इसलिए इसने अपने महल में स्टेट जर्नल की मीटिंग रखी। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, अब ये जो स्टेट जनरल था ये भी इक्वल नहीं था। इसमें क्या था, 300 फर्स्ट स्टेट के लोग शामिल थे, 300 सेकेंड स्टेट के और 600 थर्ड स्टेट के। ये क्या थे, देखो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, क्लर्जी रिप्रेजेंटेटिव सीटेड इन रॉ फेसिंग ईच अदर, यानी कि जो के चर्च के पादरी वगैरह होते हैं वो आते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे नॉबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव विद प्रिविलेज सीटिंग, यानी कि यही राजा महाराजाओं के रिश्तेदार वगैरह आते थे। थर्ड स्टेट में आते थे कॉमनर्स फोर्स टू स्टैंड एट द बैक डिस्पाइट बीइंग द मेजॉरिटी, मतलब बाकी की जितनी भी मेजॉरिटी आती थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। तो ये अनइक्वल एक रिप्रेजेंटेशन था। अब इसमें भी एक वो है जो वोट डालने का राइट था, आ गया। वॉइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अच्छा ठीक है, ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे वोट वाला, पहले ये देख लेते हैं। हु वॉज रिप्रेजेंटेड, the third state was represented by its more prosperous and educated members only। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी जो 600 जो थर्ड स्टेट के पड़े, वहाँ पे सिर्फ प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे वही रिप्रेजेंटेटिव होते थे। हु वाज डिनाइड, और किसको डिनाइड किया जाता था? जितने भी पीजेंट होते थे, आर्टिशियंस होते थे, विमेन होती थी, वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेंबली। देखो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सुनते, मैंने बताया स्टेट जनरल की मीटिंग ज़रूरी होती थी। स्टेट जनरल किसको ज़रूरी होती थी? ये जो किंग होता था, अगर वो कंट्री में टैक्सेस को इम्प्रूव करना चाहता था तो उसे स्टेट जनरल की मीटिंग चाहिए होती थी। स्टेट जनरल में कौन कौन से थे? एक फर्स्ट स्टेट आया, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट में हमने पढ़ा क्लर्जी वगैरह जो पादरी होते हैं। सेकंड वाला, फिर एक सेकंड स्टेट होता था जिसमें आपके नॉबिलिटी यानी कि किंग की ही फैमिली के होते थे, ठीक है।
मतलब किंग के रिलेटिव्स कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि थर्ड जो है आपका आता है, थर्ड वाले में कौन है, ये जो आम पब्लिक है वो आती थी। उसमें भी कौन से आते थे, प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स आते थे, यानी कि जो पीजेंट्स होते थे, मतलब किसान होते थे, आर्टिशियंस होते थे, विमेन होती थी, उनको जो है कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया था इस असेंबली से। तो ये क्या थी, ये एक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ वोटिंग का क्राइसिस। वोटिंग क्राइसिस मतलब कि वोट करने का राइट किस किस को था। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या कहता है, ईच स्टेट हैड वन वोट, हर एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ साइज। लुई 16 इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस, यानी कि हर एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए। लुई 16 ने इसे कंटिन्यू रखा। थर्ड स्टेट की डिमांड क्या थी, demanded voting by individual members where each representative would have one vote। इनकी ये डिमांड थी कि हर एक को वोट डालने का राइट होना चाहिए, यानी कि जो पीजेंट को, जो आर्टिशियंस को या जो विमेन को छोड़ा जा रहा था वो नहीं होना चाहिए। रॉयल रिजेक्शन, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ट्रिगरिंग द रिवोल्यूशनरी क्राइसिस। लेकिन किंग ने क्या किया, किंग ने ये वोट वाला जो था, मतलब जो इनकी डिमांड थी उसको क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से ये रिवोल्यूशनरी क्राइस हुआ। तो आई होप आप लोगों को ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक एक चीज एक दूसरे से लिंक है। द वॉकआउट, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब उनकी बात को नहीं माना जा रहा था, वो कह रहे थे कि हमें वोटिंग राइट चाहिए, हम सबको वोटिंग राइट चाहिए, लेकिन उसकी बात को, मतलब उनकी बात को, थर्ड स्टेट की बात को किसने, किंग ने डिनाई कर दिया था। तो उन्होंने क्या करा, असेंबली इन प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्शन अगेंस्ट द मोनार्की। और यहीं से उन्होंने जो है स्टार्ट करा एक उनके किंग के अगेंस्ट एक एक्शन स्टार्ट करा, यहीं से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, अब देखो मीराबियो एंड एबेसीज, ये कौन थे, ये दोनों रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे। लीडर्स कौन होते हैं, लीडर्स होते हैं जब एक कंट्री में एक क्रांति की बात होती है, एक रिवॉल्यूशन की बात होती है, तो हर एक पर्सन आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उन पर्सन्स को लीड किया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे इंडिया में जब आज़ादी का टाइम था, तो जैसे भगत सिंह, गांधी या और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, क्योंकि आप एक एक पर्सन का आप नाम नहीं ले सकते हो, बट कुछ लीडर्स होते हैं जो पूरी पब्लिक को लीड करते हैं। तो वही ये दो लीडर्स थे। तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी, ये कहते हैं, Born noble but advocated ending feudal privileges, published journals and delivered powerful speeches to Versailles crowd, यानी कि जो किंग के महल पर क्राउड था वहां पर इन लोगों ने पावरफुल स्पीचेस दी। किसने, इसने पावरफुल स्पीच दी, मीराबियो ने। इन्होंने क्या कहा, हाँ ठीक है, मतलब स्पीच दी, ये प्रिविलेज सिस्टम के अगेंस्ट, ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये जो प्रिविलेज सिस्टम है, इसके अगेंस्ट स्पीच दी। और दूसरा था एबेसीज, originally a priest who wrote the influential pamphlet what is the third state, a foundational revolutionary text। इसने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए मतलब एक पैम्फलेट्स वगैरह बोले कि मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को क्या राइट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा होगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।